सुबह बखैर, सलाम है सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ में है उस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, उम्मीद तो मैं हमेशा से यही करती हूं कि आप ठीक हों, लेकिन आज आपको ज़्यादा ठीक हो गए होंगे क्योंकि मौसम के मिजाज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं ज़बरदस्त सा वीकेंड गुजार कर वापस आ चुकी हूँ। आपने भी हफ्ते भर की प्लानिंग कर ली होगी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में बात तो मुझे आपके मसाइल की करना है, लेकिन मौसम की बात ना की जाए तो ये ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि मौसम के मिजाज तो खूब रंगीन हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात ही ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ और रात गए बादलों ने छमछम बरसना शुरू कर दिया, जिससे ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। अभी भी शहर में बादलों का बसेरा है और खूब ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन में रात का समा हो गया। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बादल बरस रहे हैं। हमारा जो एबट रोड का इलाका है, यहाँ भी हल्के हल्के रिमझिम का सिलसिला जारी है। दिन भर मौसम आज कैसा रहने वाला है, बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर डिटेल हम बात करने वाले हैं। शहरियों के मसाइल की बात की जाए तो महंगाई ने हम सबका जीना दो भर करके रख दिया है। आटे की कीमतें आज खुद बढ़ाई जा रही हैं, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई है। दूसरी जानिब चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त करने का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन अमल दरामद ना हो सका और बाकी सारी अगली पिछली कसर पेट्रोल की कीमत ने निकाल कर रख दी है। शहरियों की कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है, जिसकी वजह से जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। इन तमाम मामलों पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे। बकरा ईद की आमद है और ऐसे में पंजाब हुकूमत की जानिब से सब कैबिनेट कमेटी की जानिब से मवेशी मंडियां लगाने से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। मदरसों समेत बाज़ इदारों को इज्तिमाई कुर्बानी करने की इजाज़त है, जबकि मुतलका डीसी की मंजूरी से मशरूत होगी। मोहम्मद हसन रिपोर्ट में डिटेल्स बता रहे हैं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सब कैबिनेट कमेटी का अहम इजलास। पंजाब में मवेशी मंडियां लगाने समेत बड़े फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसले किए गए कि इज्तिमाई कुर्बानी SOPs के तहत होगी। शहरी हदूद में सेल प्वाइंट नहीं लगाए जाएंगे। हर डिवीजन का कमिश्नर शहरी हदूद से बाहर मवेशी मंडी लगाने की जगहों की निशानदही करेगा। ऑनलाइन कुर्बानी की भी इजाजत होगी। मवेशी मंडियों में मास्क, ग्लव्स और समाजी फासला जरूरी होगा। शहरी जानवर खरीद कर शहरी हदूद में आएगा तो उसको भी SOPs पर अमल दरामद करना होगा। इस हवाले से पुलिस जानवर की खरीदारी की रसीद भी चेक करेगी। इजलास में तय पाया कि मवेशी मंडियों में जिला इंतजामिया स्प्रे भी करेगी। किसी बच्चे और बूढ़े शहरी को मंडी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। अहले खाना के एक फर्द के अलावा मंडी हदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मास्क और ग्लव्स के बगैर किसी को भी मंडी में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। लाहौर में ईद उल अजहा से कबल शहर से बाहर 14 मवेशी मंडियां लगेंगी। काहना, लखुडेर, शाहपुर कांजरा और सगिया में मंडियां लगाने की तजवीज दे दी गई। हलो की फिरोजपुर रोड, रायवेन, ठोकर, वागा में मंडियां कायम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया। पहले 8 या 10 पॉइंट होते थे जो शहर के बाहर थे, लेकिन इस वक्त हमने को तकरीबन 12 से ज़्यादा, तकरीबन 14-15 तक पॉइंट्स को प्रपोज़ किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हो, खुली जगह हो, ताकि एक जगह कंजेशन ना हो। तो इसलिए जो शहर के अंदर है उसको तो हमने बिल्कुल प्रपोज़ किया कि ना हो। वज़ीर कानून राजा बिशारत का कहना है कि पंजाब हुकूमत मवेशी मंडियों के हवाले से अपनी सिफारिशात भेज रही है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ही पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, ईद कुर्बान पर कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने वालों के लिए गवर्नमेंट ने SOPs तय कर दिए हैं। यकीनी तौर पर हमें गवर्नमेंट की बात भी सुननी चाहिए क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है, मुश्किल हालात हैं। हम सब मिलकर साथ देंगे गवर्नमेंट का तो इस मुश्किल से जल्द निकल सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि नित नए तजुर्बात किए जा रहे हैं, नित नई दरियाफ्तें की जा रही हैं ताकि आने वाले वक्त में इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाया जा सके। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से, जो कि मेरा मसला भी है, आपका मसला भी है। यकीनी तौर पर कुव्वत खरीद दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन महंगाई की शरह दिन ब दिन रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर महंगाई की बात की जाए जो जून 2019 के निस्बत जून 2020 में महंगाई की शरह में 10.21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई ज़्यादा है। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें अगर बात की जाए तो हमने देखा कि पिछले 2 से 3 महीने से मुसलसल हर महीने 15 रुपये 7 रुपये गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जानी थी, लेकिन
इस महीने जून खत्म होने से 4 रोज़ पहले अचानक से पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से समरी भी जाती है, मंजूर भी हो जाती है और एकदम से नई कीमतों का इत्तलाक भी हो जाता है और नई कीमत 25.58 इजाफे के साथ नई कीमत 100 रुपये और 10 पैसे मुकर्रर की गई है पेट्रोल की। इसी तरह अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी का मामला, शुगर माफियाज का भी मामला आया, कमेटी भी बनी, तहकीकात भी हुई, उसके बाद सजाओं का भी हमने सुना। सजाएं तो ना हो सकी लेकिन चीनी की कीमतें भी अभी तक स्टेबल नहीं हुई क्योंकि आला अदलिया की जानिब से कहा गया था कि चीनी के आम निर्ख 70 रुपये मुकर्रर कर देने चाहिए। नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन तो जारी किया लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो बड़ी जिम्मा हो गए कि बस हमारी जिम्मेदारी यहीं तक थी कि एक पेपर प्रिंट करके हमने मार्केट तक पहुंचा देना है। मार्केट की क्या सूरत हाल है ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं की क्योंकि मार्केट में अभी भी चीनी की कीमत 80 से 85 रुपये किलो में ही दस्तयाब है। और बात की जाए अगर यूटिलिटी स्टोर्स की, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से बनाए गए थे गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए, वहाँ पर चीनी की कीमत 68 रुपीज़ है यानी कि 68 रुपये किलो, लेकिन वहाँ पर चीनी ही नहीं है, यानी वहाँ चीनी अगर सस्ती है तो आपको दस्तयाब नहीं है। इसी पर हमने बात करनी है कि ये महंगाई का तूफान आखिर कब थमेगा भी या नहीं थमेगा। पीटीआई गवर्नमेंट ने हमें बताया था कि बहुत बड़े बड़े हमने ख्वाब देखने हैं और उन ख्वाबों की ताबीर पीटीआई गवर्नमेंट लेकर आएगी। इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था कि हम अपनी ज़िंदगियों में अब कोई अच्छी तब्दीली देखना चाहते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 साल के दौरे हुकूमत में अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आई, कोई अच्छी तब्दीली नहीं आई। हर तरफ से गर्म हवा आती है, हर तरफ से महंगाई का तूफान उठता है। बात करेंगे जी, मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान सईद बसरा साहब हैं, तर्जुमान हैं आप पंजाब हुकूमत के। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान साहब, कोई अच्छी खबर कोई आने वाले वक्त में कोई मिल सकती है पीटीआई गवर्नमेंट से हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि मुझे आपका जो आपकी गुफ्तगू की उसके जो काफी कंटेंट है वो हकीकत से हट के। अभी आपने कहा कि जो हमने जब से हुकूमत में आए हैं तो हमने चीनी कमीशन को आपके सामने उसकी रिपोर्ट को शाये किया, लेकिन आपका कहना यह है कि उस बंदों को सजा नहीं। देखिए ये कितना बरखलाफ है हकीकत एक मौक़िफ़ है कि किस तरह से हुकूमत जो है वो एक कमीशन का इनेकार करे, उस कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करे, उसको सजा भी दे दे। इस मुल्क के अंदर कोई कानून है, इस मुल्क के अंदर कोई तरीकाकार है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले आपने कहा कि हमने लोगों को ख्वाब दिखाए। अगर हमने लोगों को ख्वाब दिखाए तो उसकी ताबीर भी हमने अल्लाह के फजल से देनी है। अब उसकी सबसे बड़ी ताबीर यह है पाकिस्तान में 72 साल से चीनी माफिया कमीशन खा रहा है, पाकिस्तान के गरीब लोगों के हक पे डाका डाल रहा है, अरबों खरबों रुपया पाकिस्तान का नाहक लूट के खा गए हैं। आज तक पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने जुर्रत नहीं की कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये सच लोगों के सामने लेके आए, कमीशन बनाए, उसको उसकी रिपोर्ट पब्लिक करे। हमने किया। अब उसके अंदर 90 दिन का टाइम है जो लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, उस लीगल टाइम बसरा साहब, क्या कुछ नहीं कर सकते। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 90 दिन का टाइम है, ठीक है, सब कुछ आपने किया। चीनी कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो भी पब्लिक की, पब्लिक तक हकाइक पहुंचे, लेकिन क्या इन तमाम बातों से आवाम का पेट भरा जा सकता है? 70 रुपए चीनी की कीमत मुकर्रर है लेकिन मार्केट में 80 से 85 रुपए में दस्तयाब है। आप यूटिलिटी स्टोर्स पे चले जाएं, लाहौर के बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर, वहां पर 68 रुपए कीमत है लेकिन वहां पर चीनी नहीं। अच्छा देखिए मसला क्या है, आपने कहा कौम और लोगों का पेट भरा जा सकता है कि नहीं। अब देखिए ये एक ऐसी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है जो आजकल टेलीविजन के ऊपर हर दूसरा आदमी ये दे रहा है कि फलां काम से पेट भरा जा सकता है। आप मुझे बताइए कि पेट पाकिस्तान के लोगों का किस तरह भरा जा सकता है। मैं भी सीखना चाहता हूँ जी सियासत तालिब इल्म की हैसियत से, क्या एवनफील्ड अपार्टमेंट बना के पाकिस्तान के लोगों का पेट भरा जा सकता है? सरे महल से भरा जा सकता है? हम हुकूमत इस तरह करती है मुश्ताक चीनी से फ्रंट में रख लेती है ताकि लोगों का पेट भरा जाए, या इस तरह करती है टीटियां लगाना शुरू कर देती है, या पाकिस्तान के हर तरक्याती काम पे कमीशन खाना शुरू कर देती है, या हमारे वुज़रा जो हैं वो भी देखा देखी अपने वज़ीर-ए-आज़म के अपने समधियों, भाइयों, बेटियों को ले आते हैं हुकूमत के अंदर शायद इससे पेट भरा जा सके, या ज़ख़ीरा दोज़ी शुरू कर देते हैं शायद इससे पेट भरा जा सके। देखिए आपको मैं बताऊं कि जब तक हम फिरका मुलामतिया से नहीं निकलेंगे और गवर्नमेंट के अच्छे कामों को सिर्फ इसलिए पब्लिक नहीं करेंगे या लोगों के सामने नहीं लेके आएंगे कि लोग कहीं हौसला न पकड़ जाएं। आप देखिए पिछले दिनों के अंदर ये कुछ 20 दफा कहा गया लेकिन टेलीविजन पे ये बात नहीं हो रही
कि 5,000 अरब रुपए का कर्जा जो वाजिबुल अदा था उन अलगते तलतों का जो हमारी हुकूमत ने बसरा साहब, आपने बिल्कुल सारी हुकूमतों पे तनकीद भी की है, लेकिन आवाम का पेट भरा जा सकता है अगर चीज़ों की कीमतें सरकारी निर्खनामों पर जो दर्ज की जाती हैं अवामी मार्केट में भी उन्हीं कीमतों पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो यकीनी तौर पर अवाम के जख्मों पर कुछ मरहम तो लग ही सकता है। पेट्रोल की हमने कुछ बात करनी है कि पेट्रोल एकदम से महंगा हो गया और उसके बाद हमने देखा कि जो नायाब पेट्रोल था वो एकदम से दस्तयाब हो गया। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स खुल गए, निजी कंपनीज के जो पेट्रोल पंप्स थे वो भी एकदम से खुल गए। पेट्रोल की सप्लाई की जो किल्लत थी वो भी ठीक हो गई। सप्लाई चेन डिमांड में जो एक गैप आ रहा था वो भी फिल हो गया। ये क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है? जाहिद आबिद, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जाहिद साहब, बताइएगा कौन से पेट्रोल पंप पे आप मौजूद हैं और तमाम हालात नॉर्मल हो गए कीमत घटते ही? आज बिल्कुल इस वक्त हम निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के एक पंप पर मौजूद हैं जो कि गुज़श्ता चंद रोज़ कभी खुल जाता था कभी बंद होता था, लेकिन अब गुज़श्ता रात से 12 बजे से जब नई कीमतें शुरू हुई हैं, उनके सप्लाई शुरू हुई है, तो हमें ये पंप मुसलसल खुला नज़र आ रहा है। पहले ये होता था कि यहाँ पर कुछ नोज़ल्स जो हैं वो बंद कर दी जाती थी या एक आधी नोज़ल से पेट्रोल दिया जाता था, लेकिन अब तमाम पंप जितने यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं वहाँ से पंप पेट्रोल दस्तयाब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर के पेट्रोल पंप मालकान के पास पेट्रोल नहीं था तो जब अचानक 1 घंटे के या 2 घंटे के नोटिस पे नई कीमत का इतलाक हुआ तो वो कौन सी रॉकेट साइंस था जिसके ज़रिए पेट्रोल पंप्स तक पहुंच गया और इनके टैंक भर गए, जो कि इनका कहना था कि टैंक्स हमारे ड्राई हो चुके हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल नहीं दे रही या ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोल नहीं दे रही, ऑयल रिफाइनरीज कह रही थी कि हमने बाहर से नहीं मंगवाया। तो अगर ये पूरा सिलसिला, अगर इन तमाम बातों को माना जाए और हुकूमत भी इन बातों को सेकंड करती थी कि हमने कुछ सप्लाई कम कर दी है, जो बाहर से पेट्रोल आ रहा था उसकी ख़रीदारी कम कर दी है, इससे ज़रूरत नहीं है, तो ये अचानक 30 मिनट के अंदर 1 घंटे के अंदर वो कौन सी रॉकेट साइंस है कि कराची से या मुल्तान से आप या हमारे साथ से... ही मौजूद रहिएगा। सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे ये रॉकेट साइंस समझने की कोशिश करते हैं। आप भी परेशान हैं, मैं भी हैरान हूँ कि एकदम से चंद घंटों में या रातों रात ऐसा क्या हो गया कि सारे पेट्रोल पंप्स खुल गए। बसरा साहब बताइएगा, ये कीमत बढ़ी और एकदम से किल्लत खत्म हो गई। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपके अर्ज करूँ कि पीएसओ के ऊपर तो इस सारे क्राइसिस के दौरान भी पेट्रोल दस्तयाब था, वहाँ पे अब भी दस्तयाब है। अब जिनका जैसे वो कह रहे हैं कि निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, देखिए ये वो एक हमारा इज्तिमाई कौमी रवैया है जिसका हम शिकार है, जिसके अंदर मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज जो हैं किसी भी कानून को बाला ताक रखते हैं और कभी भी कानून के सामने सरेंडर नहीं करते। चलिए मान लिया, सर जिम्मेदारी किसकी है, इम्प्लीमेंटेशन किसने कराना है? ये जो निजी मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको कंट्रोल करने की किसकी जिम्मेदारी है, या ये आजाद है, ये गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आते? देखिए बिल्कुल आजाद नहीं है, रियासत के अंदर हुकूमत की रियासत की जरूरत है, हुकूमत उसको कायम करना होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कवानीन का इनकार तो हुकूमत कर सकती है, निफाज करवाने की भी कोशिश करते हैं जितने को हमने इदारे पाकिस्तान में पिछले 72 साल के अंदर हमने बनाए और तवाना किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा की सख्त तो हुकूमत में नहीं होती। जब कौम का इज्तिमाई रवैया जो है वो कानून के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसमें हुकूमतें बेबस हो जाया करती हैं। लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करिए कि जो अब निजी कंपनियां इनके पास तेल की सप्लाई इन्होंने खुद भी कट की हुई थी, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि जब कोविड-19 के अंदर मूवमेंट जो महदूद हुई है तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की खपत जो है वो ना होने के बराबर थी। उसका वही जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारे मुल्क के अंदर भी था, गवर्नमेंट्स ने और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने तेल उसकी जो खपत है कम होने की वजह से उसकी इंपोर्ट को भी कम कर दिया था। अभी पिछले दिनों जब से ये सारा मामला चला है उसमें कुछ कंपनीज के पास तेल था, जिनके पास था वो नहीं सप्लाई करे तो उनको जुर्माने भी किए गए, आपने देखा। अब हुकूमत तो यही कर सकती है। बसरा साहब, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, जाहिद साहब से मैं दोबारा से बात करना चाहूंगी। जाहिद साहब, ये सप्लाई चेन मुतासिर होने की मुसलसल बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये एक ही चंद घंटों में या एक ही रात में सप्लाई चेन इतनी जल्दी से कैसे फाल हो गई, और फिर क्या वो शर्त खत्म हो गई है जो बताया जा रहा था कि पेट्रोल जो है वो बाइक वाले हजरात को सिर्फ 100 से 200 रुपए का मिलता था और गाड़ी वालों को 1000 रुपए का मिलता था, अब क्या जितना मर्जी मिल रहा है, सार्फिन को जितनी भी जरूरत है?
जी बिल्कुल, अब इस किस्म का कोई शर्त हमें नजर नहीं आती। पेट्रोल आप लेने जाएं, और अब चूंकि वो पैनिक बाइंग भी खत्म हो चुकी है, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं कि जिसको शॉर्टेज होती है तो अवाम भी एक पैनिक बाइंग करती है कि अगर उन्हें 5 लीटर या 7 लीटर पेट्रोल की जरूरत है गाड़ी में तो कहेगा टैंकी फुल कर दो। इसी तरह मोटरसाइकिल वाले की भी कोशिश होगी कि वो 1 लीटर की बजाय या 100 की बजाय 400-500 रुपए जितने उसकी जेब में पैसे हैं डलवा ले, पता नहीं कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक पूरी चेन होती है। अब बसरा साहब से बसात एहतराम मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो चीनी कमीशन की बड़ी बात कर रहे हैं। अब मैं मरीज़ हूँ, अवाम जो इस वक्त मरीज़ है वो अपने डॉक्टर के पास जाती है, उनसे दवाई लेती है, डॉक्टर कहता है ये दवाई खाते जाएं जी, अब मैं आपके टेस्ट करवा रहा हूँ, मैं फलां कर रहा हूँ। आखिर एक दिन मरीज़ जाके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बताएं, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फ़ायदा ये है कि आपको जिस वक्त गवर्नमेंट मिली चीनी 55 रुपए फी किलो हर दुकान पे दस्तयाब थी, आज चीनी 85 रुपए फी किलो है। आपने कमीशन बना लिया, आपने लोगों पे जुर्माने भी करने की सिफारिश कर दी, लोग बाहर भी चले गए, इंग्लैंड तक पहुंच गए लोग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं बतौर अवाम चीनी जो 55 रुपए खरीद रहा था 2 साल पहले, वो आज मैं 85 रुपए खरीद रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे इस इंक्वायरी कमीशन, मुझे इस FIA की खसूसी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और बिल्कुल जी, डॉक्टर बता तो रहा है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अभी तक दवा देने में नाकाम क्यों दिखाई दे रहा है? बसरा साहब ये बताइए कि पेट्रोल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि प्रेशर ग्रुप जीत गए हैं, गवर्नमेंट ने हार मान ली, अवाम भी हार गई। देखिए, मैं आपकी गुजारिश करूं कि किस तरह हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिस आदमी ने 25 साल पाकिस्तान में माफिया के खिलाफ लड़े हैं, वो जब तनहा थे और इक़्तिदार में नहीं थे, तब भी पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए उन फिरौनों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। वो आदमी जिसने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा, वो आदमी जिसने अल्ताफ हुसैन जैसी एक ऐसी सियासी मुतफ़्फ़न हस्ती को फेस किया, जिसको फेस करने के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े सो कॉल्ड बहादुर तैयार नहीं थे, वो किसी माफिया से हार सकते हैं? वो किसी माफिया के सामने घुटने टेक सकते हैं? देखिए, ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। मसला ये है पाकिस्तान के अंदर जो एक ओवरऑल निजाम है और कानून की अमलदारी का तरीकाकार है, उसको वज़ा ही नहीं किया गया और वो हमेशा से कमजोर रहा है। अब जब हम हुकूमत के अंदर आए हैं, अभी मेरे भाई ने बड़ी मिसाल दी कि डॉक्टर्स को पास चले जाएं और वो दवाई लिख के नहीं दे रहा, और मरीज की, देखिए मसला ये है 72 साल से मरीज को एक मर्ज लाक है। 72 साल से आपने कभी डॉक्टर से आज तक शिकवा नहीं किया, बल्कि आपने एक वर्स्ट डॉक्टर ट्राई किया, उसके बाद उससे अगला निकम्मा डॉक्टर ट्राई किया, एक निकम्मा डॉक्टर ट्राई किया, अगली बार आपने अताई को ट्राई किया। वहां कभी आज तक कभी किसी ने गुफ्तगू नहीं की। बसरा साहब, सर, निकम्मे डॉक्टरों के दौरे हुकूमत में चीनी 55 रुपए किलो थी। निकम्मे डॉक्टरों के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर वर्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग थी। निकम्मे डॉक्टरों के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में टीटियां लगती थी। निकम्मे डॉक्टरों के दौरे हुकूमत में सरेमाल बने हैं। निकम्मे डॉक्टरों ने ही पाकिस्तान से पैसा लूट के डिपार्टमेंट बनाए हैं। निकम्मे डॉक्टरों के बच्चे ही शादी हैं। निकम्मे डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुए हैं। कम होता है कि आप तनकीद करते जाओ और उसका जो है वो कोई भी ना बने, लेकिन अवाम ये देखना चाहती है कि PTI दौरे हुकूमत को 2 साल हो गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, करप्शन के खिलाफ जंग होनी चाहिए, इदारों को करप्शन से पाक होना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी बनते थे, चीनी की कीमत भी स्टेबल थी, इस तरह से महंगाई नहीं होती थी, गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ जाती थी, मार्केट भी स्टेबल थी। इस बड़े पैमाने पर कभी बेरोजगारी नहीं देखी गई। वो खाते भी थे, जो भी करते थे, आप सबकी जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आवाम को भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। लेकिन अब बिल्कुल करप्शन से साफ शफाफ पाकिस्तान बन गया है, किसी तरह की कोई करप्शन नहीं हो रही, तो फिर आखिर वो जो तमाम सरमाया बच रहा है वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? मैं बहुत बुनियादी जरूरियात की बात कर रही हूँ सर। आप देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपकी बात सुन के, पाकिस्तानी, अब इट्स नॉट अ PTI थिंग। आप कह रही हैं कि वो खाते थे तो पाकिस्तान के लोग तो खुशहाल थे। देखिए, ये वो बयानिया है जो मेरे ख्याल में आज रवांडा में भी कोई नहीं उठा रहा, यानी कि दुनिया के पस्त तरीन मुल्कों के अंदर भी कोई आदमी ये बात कर सकता है कि जी देखिए वो खाते थे, लगाते थे तो खाते भी थे। मैं आपको सिर्फ 4-5 चीजें बताता हूं। ये वो जुमला है जो हर दूसरे बंदे से हमें सुनने को मिलता है। देखिए, आप लेट मी फिनिश नाउ। आपकी इस हुकूमत ने जो आज जिसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, आप मुझे बताइए कि आप कंपेयर कर रहे हैं हमारी हुकूमत को उन चोरों की हुकूमत से जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुलंद मालियाती खसारा दिया। आपको पता है कि पाकिस्तान का मालियाती खसारा 20 अरब डॉलर था। 20 अरब डॉलर से 2 साल से कम अरसे के अंदर
इस मर्द दरवेश इमरान खान की हुकूमत ने वो चलिए बसरा साहब, तनकीद को सर मैंने कहा कि जैसा पहले भी तनकीद को जितना भी वक्त दे दे कम है। मुझे सर ये बताइए कि ये पेट्रोल वाले मामले पे मैं दोबारा से सर वापस आना चाहूंगी कि ये पेट्रोल की जब किल्लत बरकरार थी तो कोई भी इदारा जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं था। एक दूसरे पे डालता था अपनी जिम्मेदारी, दूसरा तीसरे पे डालता था। तो फिर ये एकदम से कीमतें कैसे बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? और ये जो अब महंगाई का तूफान उठेगा कीमतें पेट्रोल की बढ़ने के बाद, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपको मालूम है कि आज से ठीक 4 दिन पहले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बैरल तेल की कीमत क्या थी? चले मैं आपको बता देता हूँ। $19 पे एक बैरल था। आज आपका एक बैरल जो है $42 के ऊपर है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें डबल हो गई हैं और रीजन के अंदर आपके पेट्रोल डबल कीमत पे मिल रहा है पाकिस्तान से। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर एक तूफान उठा दिया गया है। जब कीमतें 117 रुपए से 74 रुपए के ऊपर आई तो पाकिस्तान, आप सब लोगों ने मीडिया पे बैठ के इमरान खान साहब को ताज तो नहीं पहनाए, हुकूमत के को किसी ने तो नहीं पढ़े, हम तो तब भी क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़े तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं कि गवर्नमेंट भी कीमत बढ़ाए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई और हमारे यहाँ जब कम हुई तो नायाब हो गया? कम नहीं हुई जी, आपको गलत फीडबैक अभी दिया किसी ने, ये गलत फीडबैक मिला आपको। कम नहीं हुई, $19 फी बैरल से $42 फी बैरल चली गई है। कौन कह रहा है कम हुई है? ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप? यानी कि एक फैक्ट से डिस्टॉर्ट कर दिया है। बस साहब, गुज़िश्ता महीने की बात कर रही हूँ। गुज़िश्ता महीने में जब कम थी तो हमारे यहाँ कीमतें कम हुई तो पेट्रोल नायाब हो गया। तो ज्यादा हो गई है, ये आप क्यों समझ नहीं आ रहा? लेकिन कम कीमत में हमें पेट्रोल मिला ही नहीं। देखिए, मेरा ख्याल में आपका इस टॉपिक के ऊपर दस्तरस नहीं है, इसलिए मैं बड़ी माजरत से कहूँ, आप मुझे सुन लीजिए। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत क्योंकि खपत कम थी, आपको पिछले दिनों के अंदर पता है कि लोगों ने बीन्स बनाए कि अमेरिका तेल उठाए फिर रहा है, लेकिन खरीद को नहीं रहा क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में रिस्ट्रिक्शन हो गई मूवमेंट की, जहाज उड़े नहीं, गाड़ियां चली नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, तेल के अंदर मैसिव डिक्लाइन आया खपत के अंदर, तो इसलिए उसकी प्राइस गिर गई। पाकिस्तान एक खित्ते में बहुत मुल्क था जिसने गिरी हुई प्राइस का डायरेक्टली जो फायदा है वो पाकिस्तान के अवाम को दिया। किसी मुल्क के अंदर, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब मुझे बताएं कि हर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई मजीद होगी या नहीं होगी? देखिए, आपको पहले मेरे ख्याल में जो मेरा पहला आर्गुमेंट, अगर आप उसको फिनिश होने दें, देखिए अब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की खपत ज्यादा हो गई है और उससे उसकी प्राइसेस भी आप चली गई हैं। गवर्नमेंट ने पूरी ईमानदारी के साथ रीजन में किसी ने कम नहीं की, लेकिन हमने कम की। अब जब ज्यादा हुई है, देखिए 117 से प्राइस वापस आई है 74 के ऊपर, अभी तो एक 100 के ऊपर हमने की है, अभी भी 17 रुपए उस कीमत से हम कम है जो कोविड-19 के स्टार्ट के ऊपर हमने कीमतें कम की थी। अब आपने कहा अशराय जरूरत के ऊपर इसकी क्या असर पड़ेगा? आप मुझे बताइए कि जब 117 रुपए से 74 रुपए पेट्रोल हुआ तो अशराय जरूरिया की कीमतें कम हुई होगी ना? नहीं हुई सर, ये फैक्ट है, नहीं हुई थी। अशिया जरूरिया की कीमतें कम नहीं हुई, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम नहीं किए थे, कोरोना के SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और इन तमाम चीजों की मैं खुद आई विटनेस हूँ। लेकिन अब जब कीमतें बढ़ गई हैं तो ट्रांसपोर्टर्स किराए भी बढ़ा रहे हैं 5 से 15%। मार्केट में हर चीज की कीमत बढ़ रही है। अच्छा, मुझे आप सिर्फ ये बता दें, चले मैं आपको अभी पूछ लेता हूँ, मैं भी आई विल स्टैंड एजुकेटेड, किस कंपनी ने किराए बढ़ाए? सर, मैं प्राइवेट कंपनीज के मैं ऑनर नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप ये हमारे बंद रोड पे चले जाएं, अगर आपका विजिट करना हो तो जरूर जाइएगा। बंद रोड पे चले जाइए सर, मैं आपको बता रही हूँ, बंद रोड पे चले जाइए, बहुत सारी कंपनीज के वहाँ पर अड्डे हैं, आप जाकर खुद ऑब्जर्व करिए। खिलाफवर्जी हो रही है, कोई उनको मना करने वाले नहीं है। कीमतें किराए वो अपने मनपसंद ले रहे हैं, उनको कोई टकने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, मैं आई विटनेस हूं, मैं चैलेंज करती हूँ आपको इस बात पे। नहीं, देखिए मैं आपसे बेस्ट, आप मुझसे बेस्ट कर रही है, मैं आपसे बेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये स्पेकुलेशन है, ये ऐसी फेसबुक की खबरें हैं, किसी भी कंपनी ने किसी भी ट्रांसपोर्टर ने किराए नहीं बढ़ाए हैं, ये बिल्कुल ऐसे लोग कह रहे हैं फेसबुक के ऊपर। आप चले जाएं, बंद रोड तो एक जगह है ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट चल रही है,
लाहौर के अलावा भी ट्रांसपोर्ट चल रही है और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है पंजाब की, हम उसके साथ डेली बेसिस के ऊपर उनसे रिपोर्ट लेते हैं। कब तक किसी ने किराए नहीं बढ़ाए हैं, ट्रेन से किराए नहीं बढ़े हैं, कुछ भी नहीं बढ़ाया अभी, लेकिन ये स्पेकुलेशंस है जिसके ऊपर आप तक सर फिर सारी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि आपको फील्ड में थोड़ी सूरत हाल देखनी चाहिए कि क्या मामलात हैं आवाम के, और मैंने आपको खुला चैलेंज किया है कि आप एक विजिट कर लीजिए आज में, कल में, परसों में, जब भी आपके पास टाइम हो आप जाकर खुद देखेंगे वहां पर किसी तरह के SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए अब बढ़ाने की बात की है, पहले उन्होंने किराए कम नहीं किए। जिस तरह बसेस पहले भर के दूसरे शहरों को रवाना होती थी अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं। वो जो एक सीट खाली और एक सीट पर मुसाफिर बिठाने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर्स को दी गई थी और उनके साथ मुआहदा हुआ था कि ऐसा होगा तो ट्रांसपोर्टर चलेगी, वो नहीं हो रहा सर। अच्छा, मैं अब दोबारा आपसे खिदमत अर्ज करूं। देखिए, आप मुझे कह रही मैं मार्केट में जाएं और बाहर निकलें और जमीनी कार का जायजा लें। मेरे ख्याल में आपको शायद इल्म नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ और अपनी पार्टी का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ। हम लोग रोज ग्राउंड के अंदर ही हैं। जहां गलत हो रहा है, जब SOPs पे अमल नहीं हुआ, हमने मार्केट्स को भी बंद किया, SOPs पे अमल नहीं हुआ, हमने ट्रांसपोर्ट भी चलने नहीं दी। अब SOPs के ऊपर प्रेडोमिनेंटली अमल हो रहा है। ठीक है, बस साहब मजीद भी हम सर आपसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुल्की हालात सर आपके सामने हैं, मशहद की सूरत हाल आपके सामने है। आटा महंगा, फ्लोर मिल्स की जानिब से अस्कुद किया गया। चीनी आधा अदलिया की जानिब से 70 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन कीमतें अभी भी 80 से 85 रुपये में हैं। पेट्रोल की कीमत एकदम से बढ़ जाती है और फिर गवर्नमेंट हर फील्ड में, हर इदारे में हमें माफियाज और मुख्तलिफ तरह के इसी तरह के चीज़ें सुनाती है। क्या हम इस पे सेटिस्फाइड हो सकते हैं? क्योंकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं और वो मुसलसल हमें कह रहे हैं कि ये हालात ऐसे ही हैं और अनकरीब ठीक हो जाएंगे। लग रहा है ठीक हो जाएंगे सर? नहीं जी, अल्लाह करे ठीक होते हैं, इनसे कोई बात ही संभल नहीं पाती। अब सीधी बात ये है कि अगर पेट्रोल की कीमत इनके ख्याल में जो उन्होंने खुद कम की थी वो जरूरत से कहीं ज्यादा कम हो गई थी, तो उनको अंदाजा होना चाहिए था ये किस किस्म के तज्जिये हैं, किस किस्म का हिसाब किताब है, किस किस्म के अंदाजा लगाया था। कीमत कम करते हुए उन्हें मालूम ही ना हुआ कि मार्केट से पेट्रोल गायब हो जाएगा। उन्हें अंदाजा ही ना हुआ कि उनकी जो कंपनियां हैं, पेट्रोल की कंपनियां, आज की कंपनियां, वो जखीरा अंदोजी कर देंगी। उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आज पाकिस्तान में मंगवाया ही गया। ये कोई लेन देन का मामला नहीं है, तो सिक्योरिटी रीजन भी इससे पैदा हो सकती है। आपको एक खास मुद्दत के लिए पेट्रोल रखना होता है अपने जखीरे में, पता चला उतना था ही नहीं। हत्ता कि जो PSO सरकारी अदारा है उसमें भी जरूरत से कम पेट्रोल मौजूद था। ऐसी सूरत में मार्केट में आपने ऐलान तो कर दिया कीमत कम करने का, लेकिन मार्केट से कीमत इतनी ज्यादा, इतनी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो नहीं है। तो इसी सूरत में वो कैसे हम आपको कर सकते हैं कि आप जब आपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं तो आपको अचानक 4 दिन 5 दिन पहले बढ़ाना पड़ी, और उसका आप ऐलान कर रहे हैं कि कीमतें इसलिए बढ़ाई गई हैं कि अगर 35 दिन तक करते तो ये 32 रुपए, यानी आपको अंदाजा नहीं था कि कीमतें कम करने से आप कारोबारी तबके का नुकसान कर रहे हैं। कीमतें कम करने से आपको ख्याल सारी की ऑयल कंपनियों को नुकसान होगा। तो इतनी अकल की बात को आपको मालूम होनी चाहिए। चीनी की कीमत का आपको अंदाजा नहीं था कि वो क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। आप सरकारी तौर पर 80 रुपए 82 रुपए खरीद रहे हैं यूटिलिटी स्टोर के लिए और सब समझ रहे हैं कि चीनी की कीमत कम हो जाएगी। और वो बात बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उस्मान सईद बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे जो सीनियर एनालिस्ट हैं वो भी कुछ खामियों की ही निशानदेही कर रहे थे कि कुछ प्लानिंग में ज़रूर गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से आवाम पिस रही है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते रुझान और उनके नुकसानात के हवाले से। नाज़रीन, ब्लू व्हेल के बाद PUBG नामी एक और खूनी खेल हमारी नौजवान नस्ल को तबाही की जानिब धकेल रहा है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि PUBG गेम की वजह से नौजवान अदम बर्दाश्त और शदीद जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। ऐसे संगीन हालात भी देखे गए हैं कि नौजवान मौत के मुंह में चले गए हैं। PUBG गेम है क्या?
ये एक ऐसा खेल है जो एक मिशन के तहत खेला जाता है, जिसमें दुश्मन से मुकाबला होता है और अपने दिफा के लिए बंदूक और असलहे की मदद से दुश्मन को मारकर गेम जीतनी होती है। गेम ऑनलाइन खेली जाती है, इसीलिए गेम खेलने के दौरान आप इस गेम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। यहाँ तक कि अगर आप खाना खाने चाहते हैं, आपको भूख लग रही है या किसी भी काम से आप उठेंगे तो दूसरी पार्टी आपको मार देगी और आप इस तरह से हार जाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि ये खतरनाक गेम खेलने वाले की दिमागी सेहत को किस हद तक मुतासिर कर सकती है और किस तरह ये गेम इंसानी नफ्सियात से खेलते हुए इंसान को गेम खेलते रहने पर मजबूर कर देती है। इस खेल पर हुकाम बाला की तवज्जो दिलाने के लिए हम इससे कबल 2 प्रोग्राम्स इसी पर कर चुके हैं, लेकिन मुतल्लिका इदारों के कान पर अभी तक यूं तक नहीं रेंगी। इसी खूनी खेल की वजह से शहर लाहौर में गुज़िश्ता हफ्ते 16 और 20 साल के 2 नौजवान खुदकुशी कर चुके हैं। मुल्तान रोड के गुलशन अब्बास और सदर बाजार के जोसेफ ने पबजी गेम खेलने से मना करने पर खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, पबजी गेम की बंदिश के हवाले से लाहौर पुलिस का एक बहुत अहसन इक़दाम हमारे सामने आया है। CCPO लाहौर की हिदायत पर SSP एडमिन लियाकत अली मलिक साहब ने CP ऑफिस खत भी लिख दिया है, जिसमें ऑनलाइन गेम पबजी बंद करवाने के लिए PTA और FIA को बाकायदा दरख्वास्त कर दी गई है। इससे कबल 18 मई को हाईकोर्ट ने वीडियो गेम पबजी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त पर PTA को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया था, जिस पर अब तक कोई भी फैसला नहीं हो सका, ना ही कोई एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान में अगर ब्लू वेल और मोमो जैसी गेम्स पर पाबंदी आयद की जा सकती है तो पबजी पर क्यों नहीं हो सकती, या फिर गेम्स खेलने के हवाले से कोई कानून, कोई वक्त की कैद, कोई पाबंदी क्यों लागू नहीं की जा रही। बहुत सारे ममालिक इस तरह के इकदाम कर भी चुके हैं। जनूबी कोरिया की ही मिसाल ले लें, जहां 16 साल से कम उम्र बच्चों पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन गेम्स खेलने पर पाबंदी आई है। और हाँ, हमारा दोस्त मुल्क, हमसाया मुल्क चीन 1.5 घंटे से जायद और रात 10 बजे के बाद ऑनलाइन गेम ना खेलने का कानून नाफिज कर चुका है। हमारे यहाँ क्यों ऐसी आज़ादी है कि कोई रोक टोक ही नहीं है। इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन वो काम करके खुश ही नहीं है। क्यों मॉनिटरिंग नहीं, क्यों कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसी पर बात करनी है। आज मेरे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर नफ्सियात हिदना इकबाल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सेट पर मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हैं। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये ऑनलाइन गेम का रुझान बहुत बढ़ चुका है और अभी लॉकडाउन की सूरत हाल में, कोविड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारी जहनी सेहत को ये किस तरह मुतासिर, क्या हमारी बॉडी में, जहन में कोई इससे तब्दीलियाँ आती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली गेम्स जो हैं ऑनलाइन, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन खेली जाए तो कोई भी गेम जो आधे घंटे से ज़्यादा खेली जाएगी वो डेंजरस है। इस गेम में एक डेंजरस बात यह है कि ये फ्री है, यानी आप अनलिमिटेड टाइम खेल सकते हैं। दूसरा भी इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते। हाँ। जो आम गेम्स हैं, इस पे हम यकीनी तौर पर तफसील से बात करते हैं। अभी हमारे साथ CCPO लाहौर साहब, हमारे साथ जुल्फ़कार हबीब साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त कर दी है कि इस गेम पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। जुल्फ़कार साहब, प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा, दरख्वास्त आपने लिख दी है, क्या क्या नुक्ते उसमें शामिल किए गए हैं? ये बहुत खतरनाक सूरत हाल होती जा रही है हमारे नौजवानों के लिए। जी, ये हमने IG साहब को भी लेटर भिजवा दिया है जी, और इसी तरह PTA और FIA को भी भिजवा दिया है, जिसमें हमने इसकी पूरी डिटेल दी है और जो केसेस हुए हैं उनके बारे में डिटेल्स दी है कि इस तरह के केसेस जो सुसाइड के हो रहे हैं, और उस पर हमने नीचे सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी साथ अटैच की है और अपनी रिकमेंडेशन भी दी है कि हमारे ख्याल में इस तरह की जो वायलेंट गेम्स हैं उनको फौरी तौर पे उन पे FIA का साइबर क्राइम विंग और PTA फौरन एक्शन लें और SCIPs को ब्लॉक करें, और इस तरह की जो गेम्स हैं जो बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक हैं उनको रोकें। सर, ये मामला पहले भी हाई कोर्ट तक पहुंचा था, पहले भी पबजी का मामला जो है वहां तक पहुंचा था और अदालत आलिया की जानिब से PTA को अहकाम जारी किए गए थे कि कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। ना कोई वक्त की किल्लत है, कैद है, ना कोई कानून मुतय्यन किए गए हैं। जी, PTA के पास देखें, इसमें लीगल पावर भी मौजूद है और मेरे ख्याल में टेक्निकल भी उनके पास इसकी वेरविदौर मौजूद है, और मेरे ख्याल में जो हमने अब उनको मजीद मटेरियल भी प्रोवाइड किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग मटेरियल है कि इस तरह केसेस में लोगों की, बच्चों की जो है वो सुसाइड की वजह से डेथ्स भी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में सफिशिएंट मटेरियल है कि वो इसके ऊपर अगर वो
आगे चलें और इसको कोई एक्शन लें, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई लीगल हिच नहीं है। जुल्फिकार साहब, गुज़िश्ता हफ्ते जो 2 केसेस खुदकुशी के रिपोर्ट हुए हैं, वो किस तरह से तहकीकात से मालूम हुआ कि ये कंफर्म हो गया कि पबजी गेम खेलने से उनको मना किया और नौजवान इतने तैश में आ गए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया? जी, इसमें एक केस में तो बहुत ही क्लियरली इस तरह पता चला कि जो बच्चा है वो अपना फ़ोन उसका जो था उसके ऊपर पबजी की गेम ऑन थी, और इसके अंदर एक फीचर पबजी में ये होता है कि आप जिस वक्त की गेम खेलते हैं तो आप अपने जो दूसरे प्लेयर्स हैं ऑनलाइन उनके साथ वो राब्ते में होते हैं, तो उन प्लेयर्स जो दूसरे हैं उनसे भी राब्ते के जरिए भी ये बात कंफर्म हुई और पता चला कि वाकई वो गेम के अंदर जब लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो बच्चों के अंदर उनका जो डेस्परेशन या समझ लें परेशानी या एंग्जाइटी जो है वो भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है तो उस तरह से उनकी वो इसके ऊपर उन लेवल से ऊपर जाने की जो एक उनकी डिज़ायर है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आई और उनकी एविडेंस फ़ोन से भी और जो साथी प्लेयर्स हैं उनसे भी ये पता चली, और फिर पेरेंट्स ने भी इन चीज़ों को कंफर्म किया। सही। जुल्फिकार साहब, आपने सर बिल्कुल ठीक कहा है, और इंडिया में भी हमने 1-2 ऐसे वाक़या देखे हैं, रिपोर्ट हुए हैं बाकायदा तौर पर कि गेम खेलने से मना किया और नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। सर, होना क्या चाहिए अब? इस मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हो जानी चाहिए या फिर कोई कवानीन बना के उन पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कोई वक्त की लिमिटेशंस रख देनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीए को न सिर्फ इस एक पबजी के ऊपर बल्कि इस तरह की कुछ और गेम्स भी जो कम्पेटिटिव और जिसमें इंटरैक्टिव जिनको गेम्स कहा जाता है, खास तौर पे जिनमें वायलेंस का लेवल बहुत ज़्यादा हो, उनको ज़रूर इन सबको एक दफ़ा इकट्ठा कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जामिन कर लेना चाहिए, और उसमें फिर कुछ ऐसी, अगर वो पूरा इसको ख़त्म नहीं करना चाहते तो कुछ ऐसी पाबंदियां आयद कर दें कि बियॉन्ड अ सर्टन लेवल बच्चे उसमें ना जा सकें। बाहर सारी दुनिया में ऐसे केसेस में पेरेंटल गाइडेंस का बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद है, और जो रेगुलेटर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो एज एक खास से नीचे के बच्चे उनको खेल ना सकें, और उससे बियॉन्ड भी एक उन्होंने एज ब्रैकेट बना रखी होती है कि उस एज ब्रैकेट में उनके ऊपर पेरेंटल गाइडेंस लाजमी हो, और जैसे जैसे उनकी ऑनलाइन को नेट की एक्टिविटी हो उनके पेरेंट्स को साथ साथ रिपोर्ट होती रहे, और उसमें कुछ ऐसी पाबंदियां भी होती हैं जो जिनके बियॉन्ड वो बच्चे खेल ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये तीनों तरह के काम करने की जरूरत है। एज रिलेटेड जो बहुत छोटी एज के बच्चे हैं उनका ये बैन होना चाहिए, जो फिर उससे थोड़ी बड़ी एज के हैं जो टीन एज में आते हैं उनके लिए क्लोज पेरेंटल गाइडेंस, और साथ कुछ पाबंदियां ऐसी होनी चाहिए कि उनके बियॉन्ड यानी यूज ऑफ वायलेंस अगर एक खास लिमिट के बियॉन्ड है तो उसको बिल्कुल बंद कर दें, उसको उनके लिए उन फीचर्स को ऑफ कर दें। इन गेम्स में ये चीज़ें मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में ये करना भी कोई इतना, अगर वो इसको टेकअप करेंगे तो इजीली हो सकता है। जुल्फिकार साहब, आपकी जानिब से तो बड़ा अच्छा इक़दाम सामने आया कि जैसे 2 केसेस रिपोर्ट हुए, आपने खत भी लिख दिया है, दरख्वास्त भी कर दी है। आपकी तरफ से अब क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि कितना टाइम दरकार होगा इससे पहले कि हम मजीद अपने नौजवानों का नुकसान करें? कितना वक्त लगेगा कि इस पर कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा? क्या उम्मीद करें सर आप? जी, हमें उम्मीद है कि इस पे जल्दी को हो जाएगा। हम पीटीए के साथ इसको फॉलो अप भी करेंगे, और जो साइबर क्राइम का हमारा विंग एफआईए का उनसे भी करेंगे, और साइबर क्राइम का रोल जाहिर है लिमिटेड है, पीटीए का रोल इसमें ज़्यादा है, तो इसके अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे जल्दी एक्शन हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार हमीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, जहनी तब्दीलियाँ आप बता रहे थे हमें कि किस तरह से ये गेम्स इंसानी जहन को मुतासिर। जी, बेसिकली गेम्स 2 तरीके के लिए बनी होती हैं। कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए गेम होती हैं, कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए होती हैं। नंबर 1 ये डिस्ट्रक्टिव गेम है। नंबर 2 कंपेटिटिव जो गेम्स होती हैं ना, उसमें बच्चे मोटरसाइकिलें चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, जहाज़ चलाते हैं, इवन एक दूसरे को मारते भी हैं। लेकिन उसमें एक बेसिक इंसेंटिव ये होता है कि जब गेम्स में किलिंग इन्वॉल्व हो तो वो बच्चे अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली की हिफाजत कर रहे होते हैं, या किसी ग्रुप की हिफाजत कर रहे होते हैं, उसमें वो किलिंग कर रहे हैं, तो वो तब तक साइकोलॉजिकली सेफ है क्योंकि ह्यूमन नेचर के हिसाब से वो मैच कर रहा है। इसमें सारा आइडिया ये है कि एंड पे वो बच्चा खुद बच जाएगा। यानी एक बच्चा है जो रोज़ अपने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है उस पर, और वो सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होकर खेलते हैं और वो बच्चा जीत रहा है। अब वो बच्चा अगर रोज़ जीत रहा है, वो रोज़ अपने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है और रोज़ उन्हें सारों को मार देता है और रोज़ जीत जाता है,
तो 1 महीने के बाद उसकी साइकोलॉजी नॉर्मल नहीं रह सकती। वो जीतेगा। हाँ, अब वो जीत रहा है ना। तो ह्यूमन मेंटेलिटी जो है, साइकोलॉजी, किसी को मारती तब है जब उसने अपने आप को या अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ठीक, सब ये नफ्सियाती तौर पर तो बर्बाद कर रही है हमारी नौजवान नस्ल को। ये हमारे जहन में कोई वैसे भी इसके हवाले से कोई तब्दीली आती है हमारा कोई बॉडी स्ट्रक्चर में? एग्जैक्टली। हमारा ब्रेन 24 आवर्स कोई ना कोई किस्म का केमिकल रिलीज कर रहा है या हार्मोन कर रहा है। एक भी फ्रैक्शन ऑफ ए मिली सेकेंड नहीं है जिसमें ब्रेन के अंदर कोई केमिकल रिलीज ना हो रहा हो। अब उसमें 2-3 किस्म के केमिकल्स हैं। कुछ केमिकल्स हैं जो बॉडी को हेल्दी रखते हैं और कुछ केमिकल्स हैं जो बॉडी को सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं खतरात से। तो कुछ केमिकल्स हैं जो बॉडी की लाइफ को बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बॉडी की लाइफ को शॉर्ट कर देते हैं। तो अब मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ हार्मोन्स के नामों की। तो जब भी हम ये गेम्स स्टार्ट करते हैं तो कुछ मिनट्स के बाद बॉडी के वो वाले केमिकल्स, ब्रेन के वो वाले केमिकल्स सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं जो ज़िंदगी को शॉर्ट करते हैं, जो सेहत को ख़राब करते हैं। और उसके साथ फिर जो बुनियादी चीज़, अगर हम चेंजेस सारी बॉडी में होती हैं, दिमाग में, आँखों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सांस के सिस्टम में, जोड़ों में, किडनीज में, दुनिया यानी बॉडी का हर पोर्शन है जिसपे उसके असरात हैं। दिमाग में मिनिमम वो सर की दर्द करती है और मिग्रेन स्टार्ट कर देती है। अब मिग्रेन एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत से लोगों को होती है, लेकिन अगर 15-20 साल तक मिग्रेन की ट्रीटमेंट नहीं हो रही या उसको रिवर्स नहीं किया जा रहा तो ब्रेन हैमरेज हो जाती है। सही। तो एक्चुअली ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो उसके साथ, गेम के साथ रिलेटेड हैं, तो उसके काफ़ी डेंजरस इन्फ्लुएंस अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ मिनट्स के बाद ही हमारी जो मेंटल या फिर हमारी बॉडी की कंडीशन है, अगर हम ऐसे गेम्स खेलते हैं तो वो चेंज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अगर बच्चे इस तरह के गेम्स खेल भी रहे हैं तो फिर पेरेंट्स को कितनी इजाज़त देनी चाहिए कि वो सिर्फ इतने टाइम तक खेल सकते हैं? एक्चुअली जो इंटरनेशनल रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है वो है तकरीबन 30 मिनट्स टू 1 आवर। 24 घंटे में बच्चा हो या बड़ा हो तो वो 30 मिनट से लेके 1 आवर तक फिजिकल एक्टिविटी कर ले। इसी तरह उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर कोई बच्चा 30 मिनट्स टू 1 आवर ये वीडियो गेम खेल ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट इट शुड बी लिमिटेड। फ़ायदे उसके क्या हैं वीडियो गेम्स के? उसके फ़ायदे भी हैं। उसमें बच्चों में अलर्टनेस डेवलप होती है, उनमें कंसंट्रेशन की एबिलिटी डेवलप होती है, उनमें बैठने की एबिलिटी डेवलप होती है कि एक टास्क उन्होंने करना है 1 घंटा में। फिर मल्टीटास्किंग की एबिलिटी डेवलप होती है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर करना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कि आपने बताया कि इन गेम्स खेलने के फ़ायदे भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो कि आपको मेंटली फ्रेश भी कर देती है और आपकी जो जहनियत है उसको मज़ीद अच्छा भी कर देती है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी, ज़्यादती होगी, तो यकीनी तौर पर वो ख़तरनाक होगी। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है हिदना इकबाल साहिबा हैं, माहिर नफ्सियात हैं। हिदना, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर से हमने PUBG गेम के हवाले से बात करनी है, जिसे WHO एक गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से बीमारियों की लिस्ट में भी ऐड कर चुका है। ये किस तरह से इंसानी ज़हनियत को, इंसानी नफ्सियात को इतनी ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर लेती है, इतनी ज़्यादा मुतासिर कर रही है कि ज़िंदगी जो कि सबको बहुत प्यारी होती है और बच्चे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, ये जो यंगस्टर्स हैं ये आजकल वर्चुअल रियलिटीज़ के साथ जो है अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। उसमें अगर आप गेम, पता नहीं आपने देखी है या नहीं, लेकिन उसमें इतनी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ उसको एसोसिएट कर लेते हैं कि वो इमोशनली भी वो सारी चीज़ें फील करना शुरू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी और जहनी तौर पे भी, जिसको हम कॉग्निटिवली कहते हैं, कि वो अपनी सारी जो उनकी एक पर्सनालिटी टाइप है उसमें वो टोटली उसको उसके साथ एक इंडल्ज हो जाते और वो बिल्कुल उनको रियलिटी लगना शुरू हो जाती है। अब जैसे एग्रेशन की बात हम करते हैं कि एंगर या एग्रेशन जो है ये हमारा बेसिक इमोशन है, ये हम सब फील करते हैं। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे अगर वो कोई, जैसे उनको डिफरेंट टास्क मिलती हैं या चैलेंजेस मिलते हैं,
वो जो भी उस टाइम पे उनको एक सिनेरियो लगता है उसमें वो अराउजल इतना ज्यादा फील करते हैं कि वो जो एंगर या एग्रेशन की एक हमारा इमोशन है, जो कि एक बेसिक इमोशन है, वो हाइटेंड तौर पे उसको फील करते हैं। और जैसे हम न्यूज में भी देख रहे थे कि पेरेंट्स ने उनको रोका वो गेम खेलने से, तो वो उनके लिए एक मतलब उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी वो चीज कि हमें क्यों रोका गया है वो चीज करने से। सही डॉक्टर साहब, ये रोकना, मना करना, यानी कि नौजवान एक ख्याली दुनिया में चले जाते हैं और हकीकत से दूर होते चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारी नफ्सियात पे जब इस तरह के गेम्स का असर पड़ता है, नौजवानों की ज़हनियत उनकी मुतासिर होना शुरू हो जाती है, तो इसके साथ मजीद कौन कौन से मसाइल फिर जुड़ जाते हैं, सेहत के मसाइल? जिस तरह मैंने अर्ज़ की ना कि सर की दर्द और मिग्रेन, उसी तरह आँखों की कंडीशंस, आँखों के फोकस करने की एबिलिटी, नज़र कमज़ोर होना, आँखों में दर्द होना, आँखों के पट्टों का थक जाना, उसके बाद गर्दन के जो मसल्स हैं और पट्टे हैं, मसल्स और बोन्स जो हैं, जिसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, गर्दन के मोरों की बीमारी, वो कई घंटे खेलने से अर्ली एज में स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक तो हम देखते हैं कि गर्दन के मोरों की बीमारी लोगों को 50 साल के बाद स्टार्ट होती है, लेकिन अब इन गेम्स की वजह से बहुत छोटी उम्र के बच्चों में भी ये बीमारियां स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद ओबेसिटी, ज़्यादा देर बैठे रहने से जो बच्चों का वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। फिर उसी तरह उनके जॉइंट्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। लोअर बैक, स्पाइन जो है वो, या नी जॉइंट्स, ये मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। आम तौर पे यही कहा जाता है कि स्पाइन की केयर के लिए हर 30 मिनट के बाद इंसान को उठ के चलना फिरना चाहिए, तो फिर दोबारा बैठना चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी बैठेगा तो उसको ये पिछले कमर की प्रॉब्लम हो जाएगी। सही, ये वो तमाम मसाइल हैं जो कि इन गेम्स को ज़्यादा देर तक लगातार खेलने से आपको हो सकते हैं। कितना पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? हमारे पेरेंट्स भी परेशान हैं, बच्चे नौजवान हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, किस तरह से उन पे चेक एंड बैलेंस रखें, और इदारों की क्या जिम्मेदारी है हमारी? कुछ पेरेंट्स के हवाले से, जैसे आजकल के दौर में अब हम सभी पैंडेमिक से इफेक्ट हो रहे हैं और ज़ाहिर है सबने घर में बैठना है, तो घर में बैठने के लिए जो इंडोर गेम्स हैं उसमें से सबसे जो ज़्यादा खेले जाने वाली गेम्स है वो यही जो सेल फोन पे बच्चे भी खेल रहे हैं, और इवन बहुत छोटे बच्चे जो हैं, टॉडलर्स जिनको हम कहते हैं, उनको भी पेरेंट्स ने वो दिया। तो ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आप बेशक इंडोर गेम्स जो हैं वो उनको इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन और बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं जो कि आप बच्चों को दे सकते हैं। नॉट जस्ट ये जो वर्चुअल रियलिटीज़ के ऊपर बेस करके गेम्स बनाई गई हैं, बल्कि कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप बच्चों से करवा सकते हैं ताकि वो उनका जो टाइम है वो प्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो। उसके अलावा जो अभी आपने इदारों की बात की है, मैंने पहले भी ये कहा था कि इदारे जो हैं वो सिर्फ एक जो जिनको हम पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, या जो हम कहते हैं जी गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगेन गवर्नमेंट की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। और ठीक है, बहुत शुक्रिया हितना इकबाल, आप हमारे साथ मौजूद रही और नफ्सियाती मसाइल के हवाले से हमें बता रही थी। डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए? इसको कंट्रोल तो करना ही है। हाँ जी, मेरा ख्याल है बच्चों को खेलने भी देनी चाहिए, लेकिन डेली ये गेम ना खेलें। किसी दिन कोई खेल लें, किसी दिन कोई खेल लें। डेली अगर खेलनी है तो 30 मिनट का फिक्स टाइम। पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? बहुत सारे ममालिक में है, उन्होंने टाइम लिमिटेशन, क्योंकि जब आज़ादी होगी तो आपको पता है नौजवान नहीं मानते। टेक्निकली ये चूंकि ह्यूमन नेचर के खिलाफ है जी, तो टेक्निकली इस पे लग सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम में कैपेसिटी है या नहीं। ठीक, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए अगर ये हमारे हाँ जी बिल्कुल, नौजवानों को बचाना है? मेरा बल्कि ख्याल है कि ये अल्टीमेटली यूरोप में और अमेरिका में भी वो बैन लगाएंगे, क्योंकि ये उतनी इस तरह के इसके हालात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और पबजी गेम अगर आप भी खेलते हैं और उसके बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं तो खुदारा इसको छोड़ दीजिए। चंद दिन आपको लगेगा कि शायद ज़िंदगी से कुछ मिसिंग हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम कम करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ दें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह ने दुआ।